Assalamualaikum. Good morning. Subah bakhair. It is a very good morning because we won. Yes, मैं जल्दी से we won. तो और जब हम इतने झटके से कहते हैं ना तो कभी कभार ये लगता है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम जीत जाएंगे, तो हम जीत गए। नहीं, उम्मीद भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत भी गए। तो लिहाजा आयरलैंड पाकिस्तान सीरीज जो थी 3 T20s की ही थी ना, इसके बाद तो इन्होंने इंग्लैंड चले जाना है। सो सीरीज भी हम जीत गए। पता है आयरलैंड की जाहिर है हम कहाँ पे हैं और उनकी इंटरनेशनल रैंकिंग देखें तो वो हमसे कई दर्जे नीचे हैं। इन एन आइडियल सिनेरियो आई डोंट नो कि हमें बस यही बताना चाहिए था हाँ जी आयरलैंड के साथ सीरीज हुई है और हम सीरीज जीत गए हैं। पहले मैच के बाद वैसे ये नहीं लग रहा था कि वो कहाँ है और हम लेकिन कहाँ पहला मैच जो हुआ उसके बाद अब हम जीत रहे हैं तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल भी जरा ज्यादा है, बिकॉज अ कंपटीशन इज अ कंपटीशन एट द एंड ऑफ द डे। और कोई भी कंसीडरिंग जो बात आपने स्टार्ट की थी सेइंग कि मतलब पाकिस्तान का एक रैंकिंग लेवल में कुछ और लेवल है, आयरलैंड कहाँ आता है बीच में, तो फिर तो क्लीन स्वीप होना चाहिए ना। बड़ा ही जबरदस्त किस्म की, मैं कह रहा हूं कि अनडिस्प्यूटेड डिसाइसिव किस्म की विन होनी चाहिए थी तीनों मैचेस में। नॉट बीइंग अनग्रेटफुल बट हमें बस ये ऐसी ही खबर होनी चाहिए थी हाँ जी आयरलैंड के साथ सीरीज हुई और हम तीनों मैचेस जीत गए। बिग डील नहीं होनी चाहिए, बिग डील नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हम यहाँ इसलिए जरा ज्यादा एक्साइटेड भी हैं, हमें बिग डील भी लग रही है क्योंकि पहला मैच हम हार गए। खैर कोई बात नहीं, हम दोनों मैचेस बाकी बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं। कल के मैच में भी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया गया, बाबर ने जबरदस्त स्कोर किया 75। हमारे शाहीन ने कमाल कर दिया भाई, सिर्फ 14 रन के एवज उन्होंने विकेटें हासिल की हैं। मुझे एतराज ये है, ऑफ कोर्स उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स होंगे उनसे भी बात करेंगे, व्हाई आर वी लेटिंग द अदर टीम मेक्स अ टारगेट लाइक 179। मतलब हमें बहुत जल्दी उनको इतना ज्यादा रन्स लेने की भी हमें यू नो था कि हम ना उनको बनाने दे। सो उसको 179 उन्होंने बनाया, हमने ऑफ कोर्स उसको बीट किया, बट व्हाई so much struggle? शुरू में ही खत्म कर देते। आफ्टर ऑल वी आर यू नो अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड टीम। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। कल से एक मामला खबरों में आप सुन रहे हैं, प्रॉपर्टी लीक्स के नाम से थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा है। पता इसका क्या मतलब पता नहीं क्या है, मतलब आप में से कितने लोग हैं जिनको इर्द गिर्द नहीं पता कि आप और कितने ही और दर्जनों सैकड़ों लोग हैं जिनके नाम नहीं हैं और जिनको आप प्रॉब्ली पर्सनली जानते हो, जिनके घर हैं और वो अरसा दराज से वहाँ रहते रहे हैं या रह रहे हैं या उनका घर है वहाँ पर। खैर अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी लीक्स का इंकशाफ हुआ है। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर हैं। ये जरूर काबिल जिक्र बात है। बट दे शुड हैव बीन नंबर 1, क्योंकि जितने लोगों को हम जानते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वहाँ, तो मुझे तो दुख ही हो रहा है कि नंबर 2 पे हमें तो नंबर 1 पे होना चाहिए था। फिर लोग कहते हैं जी यही पैसा अगर पाकिस्तान में होता, मतलब आप दो बड़े शहरों को, आप दुबई को कराची से कंपेयर कर लें, मतलब आप द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट दुबई प्रोवाइड्स टू एनीबडी एंड द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट कराची प्रोवाइड्स। ठीक है, हमें हर दिल अजीज है, हमारा शहर है, हमें जान से ज्यादा प्यारा है, लेकिन किसी ने अगर इन्वेस्ट करना होगा तो वो दुबई में करेगा ना, अगर किसी के पास पैसे होंगे तो। अच्छा जी, प्रॉपर्टी लीक्स के मुताबिक दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों ने 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज की कीमत 11 अरब डॉलर बनती है। जिन लोगों के नाम प्रॉपर्टी लीक्स में आए हैं उनमें सियासी शख्सियात, आलमी पाबंदी वाले अफराद, मुबैना मनी लॉन्ड्रर्स, मुजरिम, रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल हैं। ये सारे बीच में हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर जरदारी के तीनों बच्चों के अलावा हुसैन नवाज शरीफ का नाम भी शामिल है। प्रॉपर्टी लीक्स पर तर्जुमान बिलावल भुट्टो ने रद्द अमल में कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई के अमलाक उनकी औलाद को वरासत में मिली। बिलावल और आसिफा के तमाम असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाया की जाती हैं। सो अ लॉट ऑफ इट इज ऑल डिक्लेयर्ड एज वेल, इसीलिए कह रहे हैं कि वो इतना नो सरप्राइज नहीं हुआ। But we'll also try to find out that what of it is not declared. Like, are there people around that we know who are in the position of power जिन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए हैं? क्यों What about those people जिनके इस लिस्ट में ही नाम नहीं आए? तो वो भी तो एक चीज बनती है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और उनकी अहलिया का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। शर्जील मेमन कहते हैं कि उनके तमाम असासे इलेक्शन कमीशन के पास पहले ही डिक्लेयर्ड हैं। सेनेटर फैसल वाडा, PTI के रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरबत प्रॉपर्टी लीक्स में फिर फराग होगी, फरज शहजादी का नाम भी शामिल है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया भी उनकी भी प्रॉपर्टी मौजूद है। उनकी अहलिया का कहना है कि जायदाद रवा माली साल के टैक्स गोशवारे में डिक्लेयर की जाएगी। इससे पहले जो जायदाद ली थी वो 2023 में सेल
कर दी थी और उसके बाद फिर एक और जायदाद दी गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और उनकी अहलिया का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। 4 अरकान कौमी असम्बली सिंध बलोचिस्तान असम्बली के भी 6 अरकान प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। मरहूम जनरल परवेज़ मुशर्रफ, साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ के नाम भी शामिल हैं। पाकिस्तानियों के अलावा भारतीय, सऊदी, ब्रिटिशर्स भी बहुत बड़ी तादाद में, आपको पता है ना, मतलब दुबई का एक इलाका है, वहाँ तो रहते ही ब्रिटिशर्स हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा भी बहुत मुल्कों के शहरियों के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में आए हैं। सो नो बिग सरप्राइज देयर। द बिग सरप्राइजेस के भी आर ऑन नंबर 2, और सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे जो आती हैं जायदादें जो दुबई मिली हुई हैं वो पाकिस्तानियों ने एक बड़ी सी लिस्ट हमने आपको दे दी है। बहुत से नाम हैं लिस्ट में, होने चाहिए जो नहीं है। पर इस इन्वेस्टिगेशन पर काम करने वाले 2 सीनियर सहाफ़ी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, फ़खर दुरानी और उमर चीमा और दोनों ने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन भी कर लिए। और चीमा साहब से शुरू करें मेरा ख्याल है। थैंक यू फ़खर एंड उमर, आप लोग माशाल्लाह यू गाइस हैव अगेन नेल्ड इट, और आपका पहला भी काम दुनिया उसकी मोतरफ है, और अब भी आपने एक अच्छा काम किया है इस इन्वेस्टिगेशन को लीड करके यहाँ पर। ये बताइएगा, हुमा और मैं हम दोनों ये बात कर रहे थे कि देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड अस जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड यू नो दे आर वेल नोन पीपल, नॉट के अननोन हैं, लेकिन उनके नाम प्रॉब्ली इस लीक में नहीं हैं या लीक में हैं और अभी उस तरह से मीडिया पे डिस्कस नहीं हो रहे। उमर प्लीज बताइए। अब्दुल्ला, इसमें मैं जरा बता दूं, ये चीज जो आप बात कर रहे हैं ये कल से सोशल मीडिया पर भी काफी लोग सवाल उठा रहे हैं कि कोई कह रहा है फलां मीडिया ऑनर का नाम नहीं है, कोई कह रहा है कि रीमा खान का नाम नहीं है, तो जिसको जिसका नाम चाहिए वो उसका नाम तलाश कर रहा है। अब हमारे पास जो एक कंस्ट्रेंट्स हैं वो ये हैं कि हमारी डाटा के हवाले से एक अपनी लिमिटेशंस हैं कि जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है हम उसी से जो दरियाफ्त कर सकते हैं या जो तलाश कर सकते हैं उसी को बयान करेंगे। बेसिकली जो हमें डाटा मिला, डाटा तो बहुत बड़ा था, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि 17,000 पाकिस्तानी हैं जिनकी 23,000 प्रॉपर्टीज हैं। अभी कोई और भी लोग हैं, 2-3 तरीकों से लोग प्रॉपर्टीज लेते हैं। एक तो ये होता है कि जिसमें वो डायरेक्ट कोई एक इंडिविजुअली एक वो बाय करते हैं, एक होता है कि जो कंपनीज के जरिए बाय करते हैं। जो कंपनीज वाला डाटा है ना वो हमारे पास नहीं था। अब मेरे ज़हन में भी सवाल ये आता है, क्योंकि ये जो लोग आज सवाल कर रहे हैं, हम तो जब ये सारा रिसर्च का काम कर रहे थे तो हम तो उस टाइम भी ये बातें सोच रहे थे कि फलां का नाम क्यों नहीं है, फलां का नाम क्यों नहीं है। तो जिधर से हमें डाटा मिला था हम उनसे भी ये पूछते थे, फिर वो कहते थे कि ऐन मुमकिन है कि उन्होंने किसी कंपनी के जरिए बाय किया हो। तो मेरे ख्याल है कि कुछ ऐसा ही मामला है कि जिसमें कोई लोग हैं जिन्होंने कोई अपने नाम पर नहीं खरीदा होगा, किसी कोई एक उनका कारपोरेट को अरेंजमेंट होगा जिधर से उन्होंने लिया। इसी तरह जो जिन लोगों के कोई टावर्स हैं, प्लाजाज हैं या इस तरह की कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, वो भी इसमें सच जिक्र नहीं है। ज्यादा ये रेजिडेंशियल साइड को ये कवर कर रहा है। तो ये इसका एक सबब है कि जिसकी वजह से लोगों में काफी एक तशवीश की लहर दौड़ रही है कि और इसलिए हम किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहे। और यहाँ वजाहत जरूरी समझते हैं कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कंपनीज के थ्रू प्रॉपर्टीज बाय की हुई हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का इसमें जिक्र नहीं है, ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का अहाता करता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का डेटा। जियो न्यूज़ इस बात की वजाहत भी जरूरी समझता है फ़खर आपके आने से पहले कि पाकिस्तान से बाहर किसी भी फर्द का कोई भी जायदाद रखना या उसका मालिक होना अज खुद कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं है। ये डिस्क्लेमर है जो हम दे रहे हैं। बहुत से लोगों के पास बैरून मुल्क जायदादें होती हैं क्योंकि या तो उन्होंने बैरून मुल्क काम किया होता है या इन असासों को खरीदने के लिए अपनी टैक्स शुदा आमदन का इस्तेमाल किया होता है। ये उनके मुताल्लिका मुल्कों में टैक्स हुकाम के लिए है कि वो मामले की कानूनी हैसियत का फैसला करें। हमारा ये काम नहीं। फ़खर, कमिंग टू दिस, अब ये बात हमने कर ही दी है, ये रीज़न है इस सारे इंकशाफ का, ये जो सारी प्रॉपर्टी लीक्स, हालांकि ये उस तरह तो आई गेस लीक्स नहीं है, ये तो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, लेकिन मकसद क्या है? अब अपने हर मुल्क को, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उनको इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इनके पास ये प्रॉपर्टीज कैसे आई। इज दैट द पेग ऑफ व्हाई दिस वाज ऑल डन?
उमर देखिए, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं इसमें उसका मकसद तो यही होता है कि ये जो जितनी भी इस तरह की प्रॉपर्टीज हों, चाहे जो ऑफशोर लीक्स के हवाले से हो या इस तरह की ये जो दुबई प्रॉपर्टीज के हवाले से हो, मकसद इसका यही होता है कि हाईलाइट करना कि किस मुल्क के कितने शहरियों की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, और उसके बाद ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, हुकूमतों के ऊपर, कि वो इंडिविजुअल लेवल पे जिनके नाम आए हैं, खासतौर पे जो पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स हैं, उनकी जो है वो तहकीकात के हवाले से हुकूमत ये वेरीफाई करे। क्योंकि जाहिर बात है जो जर्नलिस्ट है उनके पास एक्सेस जो है वो सिर्फ इस डाटा तक है, जो गवर्नमेंट के पास एक्सेस है वो उनके पास टैक्स रिटर्न्स भी है, वो सब कुछ है। हमने तो बतौर एक सहाफी जितने भी नाम आ रहे हैं उनसे राब्ता करके ये पूछ सकते हैं कि क्या आपने लीगल तरीके से ये प्रॉपर्टीज जो खरीदी है, पैसा कानूनी तरीके से गया है नहीं गया, उसके साथ साथ जो है क्या ये प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे मुतल्लिका जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उनके साथ डिक्लेयर किया है या नहीं किया। देखिए, हमें तो वो जितने जिनसे भी राब्ता किया है वो सब यही कहते हैं कि हमने ये तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं डिक्लेयर की हैं। अब हम उनको ऑन देयर फेस जो है वो तो जो उनकी तरफ से क्लेम, लेकिन फखर आपने उनकी क्लेम को एज इट इज तस्लीम किया और आप हमें बता रहे हैं, या फिर उन्होंने आपको शवाहिद और सबूत भी फराहम किए हैं, टैक्स रिटर्न की नकल उन्होंने आपको साथ भेजी कि भाई ये देखिए हमने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है, या फिर ये वर्बल कम्युनिकेशन, या ये वर्बल कम्युनिकेशन थी आपकी लोगों के साथ? हाँ जी, कर दी या नहीं की? देखिए, इसमें मुख्तलिफ जो है ना, मैंने सियासतदानों से भी राब्ता किया और उसके साथ साथ जो 12 से ज़ायद जो है वो मिलिट्री जनरल्स, रिटायर्ड मिलिट्री जनरल्स हैं, उनसे भी राब्ता किया। सबने जो है वर्बली कहा, सिर्फ एक जनरल कमर जावेद बाजवा जो है आर्मी चीफ साबिक, उनके बेटे के हवाले से जब मैं ये कर रहा था जो प्रॉपर्टीज निकली हैं उस पे जब मैंने उनके दोनों बेटों से राब्ता किया, उन्होंने ना सिर्फ अपनी एक तो रिटर्न स्टेटमेंट थी, उसके साथ साथ तमाम जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो पाकिस्तान से पैसा जा रहा है वो तमाम तर डिटेल्स, उसके बाद जो है बैंक के साथ वहाँ पे लोकल दुबई में जो एग्रीमेंट किया उन्होंने लोन का, मॉर्गेज का, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने हमें प्रोवाइड किए। और फिर साथ साथ उन्होंने जो टैक्स डिक्लेरेशन के जो अपने एसेट्स की थी डिटेल्स, जिन जिन सालों में पहले बेटे के पास रही वो भी उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, और उसके बाद जब दूसरे बेटे के पास प्रॉपर्टी आई तो वो भी तमाम जो उनकी थी वो ये मैंने रात में भी आपकी बात सुनी थी। ये वन ऑफ केस है, अब उमर की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात हम यहाँ ज़रूर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी है कि दुबई इस्लामी दुनिया में तरक्की और जिद्दत की अलामत की हैसियत रखता है, और आपको पता ही है क्या ज़बरदस्त कारोबारी मराकज़ हैं, माहौल है, बिजनेस दोस्त पॉलिसीज़ हैं, ना सिर्फ लाखों पेशावर और कारोबारी अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस अपना हब बनाते हैं दुबई को, बल्कि सरमायाकारी की हौसला अफजाई भी करता है। तो हम किसी भी बड़े आलमी शहर की तरह दुबई में भी अपने चैलेंजेस हैं। हर कम्युनिटी के कुछ लोग ज़ाती फ़वाइद के लिए क़वानीन का गलत इस्तेमाल करके निज़ाम का इस्तेहसाल करने की कोशिश करते हैं, और उनके ये इक़दामात शहर की मजमूई अज़मत या इक़्तिदार या इसकी हुक्मरानी की अक्कास नहीं है या उसकी अक्कासी नहीं करते हैं। सो दुबई इटसेल्फ व्हेन वी से ना कि भाई पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में दुबई में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब पाकिस्तानी हुक्मरानों और सबसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में वो बिजनेस दोस्त पॉलिसियां हैं, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अच्छा एक सेकंड किसी तरह कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन आई एम श्योर ये जिनकी प्रॉपर्टीज का जिक्र इधर दुबई का हुआ है, ये प्रॉपर्टी लीक्स में, उनकी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में भी होंगी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा ये है, बट आयरनी ये है कि आपको पता है कि दुबई में बड़े स्ट्रिंजेंट किस्म के, स्ट्रिक्ट किस्म के लॉज हैं, और उन लॉज के तहत ही कुछ भी काम करना हो, कारोबार करना हो, प्रॉपर्टीज लेनी हो, व्हाटएवर यू हैव टू डू, वो बड़े बाय द लॉ, बाय द बुक आपको जाना होता है। तो ये सारे वही कर रहे होंगे। अच्छा फखर, आपने ये कहा कि जब आप बाजवा साहब के बेटों से आपने जब बात की तो उनके पास पूरी डिटेल्स थी जो उन्होंने वो जो आपसे शेयर भी की, तो ऑब्वियसली आई एम श्योर अब ऐसा फिजा बन गई है कुछ मुल्क की, दुनिया की, कि जब आप इस तरह प्रॉपर्टीज वगैरह लेते हैं तो आपको अपना पेपर वर्क, अपना रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ रखना होता है। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग, इन्होंने तो वॉलंटरीली आपको दे दिया, आपसे भी पूछ रही हूँ उमर कि इट्स नॉट अ क्राइम और एनीथिंग, अगर पूछताछ हो और हर कोई अपनी मनी ट्रेल, पेपर वर्क, ये सब कुछ प्रोवाइड कर दे, जो कि अब तो हर चीज सामने आई जाती है, छुपती तो कुछ है नहीं, तो देन इट्स ऑल राइट, व्हाई नॉट? इफ यू हैव द मनी यू कैन इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, यू कैन इन्वेस्ट आउटसाइड पाकिस्तान, कोई आपको रोक तो नहीं सकता। उमर, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी, उधर कोई अपार्टमेंट नहीं है या विला नहीं है, तो इसका ये मतलब, ये कतई मतलब नहीं है कि जो दूसरे लोगों ने बना लिए हैं
उन्होंने कोई नाजायज पैसे से ही बनाए हैं। ये बात ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बात इतनी आसान भी नहीं है। ऑब्वियसली जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि बहुत सारे लोगों के एक लेजिटिमेट रीजन होगी कि जिधर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उधर जब ऐसे भी लोग जाते हैं कि जिन पर कोई एक बैनुल अक़वामी पाबंदियां लगी हुई हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, जो कि कोई एक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है या उनके जाती मुलाजिम हो, अगर किसी बंदे की 25,000 रुपया तनख्वाह हो और वो उधर 2014 में 50 लाख दिरहम का विला खरीद रहा हो, तो इस पर हम क्या बात करेंगे? वो नहीं, तो आप प्लीज ये कुछ केसेस आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी ये रिपोर्ट किया आप ही की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि कुछ मुजरिम, मनी लॉन्ड्रर्स, फिर आलमी पाबंदी वाले अफराद। वुड यू बी एबल टू मेंशन अ फ्यू नेम्स, या कुछ आप बता सकते हैं कि किसके जाती मुलाजिम और किसके ये कज़िये सामने आ रहे हैं? मेरे लिए नाम आप ना पूछे, मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप जरा चेक कीजिएगा कि ये जो कल नाम चले हैं, इसमें से कितने नाम ऐसे हैं जो कि फेक अकाउंट से मुंसलिक हैं। फेक अकाउंट स्टोरी केस आपने सुना है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन थी, और उस टाइम जो जीआईटी ने जो इवन इनकी प्रॉपर्टीज एस्टेब्लिश की थी, मैंने उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया है, और मैंने जीआईटी की रिपोर्ट में देखा डेट का एक दिन का फर्क नहीं। जिस दिन उन्होंने प्रॉपर्टी का दिखा कि फलां दिन इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, इतने में खरीदी थी, एक दिन का फर्क नहीं है। इतनी अच्छी वो इन्वेस्टिगेशन थी। उसके अलावा जो उन्होंने जीआईटी ने भी तलाश की, उसके अलावा भी उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये मैं आपको बता सकता हूं। दूसरा, उसी केस में फेक अकाउंट केस में एक बंदा जिस पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, उस बंदे की कोई 300 के करीब प्रॉपर्टीज जो हमने देखी हैं। अब यह है कि ये सिर्फ बातें कह देना कि जी हर बंदा कह रहा है जी मैंने डिक्लेयर की हुई है, ये बातें इतनी सादा है नहीं। मैं भी ये समझता था कि ये बहुत सादा होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत बयानी से काम लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो है मतलब एक बंदे के नाम की सैकड़ों प्रॉपर्टीज आप कह रहे हैं, और फिर उसके बच्चे, रिश्तेदार, कंपनियां और भी होंगी। मतलब पर इंडिविजुअल कितनी प्रॉपर्टियां आपके सामने आई हैं? एक आपने 300 का जिक्र किया, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी 100 हैं, 50 हैं, 200 हैं, 25 हैं। ये तो ऐसा है ना कि बेसिकली कई ऐसे भी है ना जिनकी एक प्रॉपर्टी। एक को निकाल दें, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं मल्टीपल किसकी हैं? एक तो बेचारे उनका तो कुछ बनता ही नहीं है। हाँ, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज किस, मतलब कुछ मशहूर लोगों की हैं मल्टीपल, 10 प्रॉपर्टियां, 12 प्रॉपर्टियां। मैं जिस बंदे का जिक्र कर रहा हूँ ना 300 प्रॉपर्टीज की, वो जो मशहूर, ये जो जिनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है ना, जो अगर आप कहें कि टॉप 10 बता दें, हाँ। तो टॉप 10 में शायद आपको कोई इतने मशहूर लोग नहीं मिलेंगे। जो मशहूर लोगों के साथ वाबस्ता लोग होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कई लोग इनके जरिए इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं। तो जिन साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उनका नाम यानी वो फेक अकाउंट से वाबस्ता है, और जिनकी 300 प्रॉपर्टीज हैं, शायद ये 5वें नंबर पर हैं, जो कि पाकिस्तानी जो हैं जो ज्यादा प्रॉपर्टीज वाले हैं, उसमें कोई 5वें नंबर पर आते हैं। उनसे ऊपर भी 4 और हैं। इस तरह के हैं कई लोग हैं। हाँ, ऐसे भी हमने देखे हैं कि जिधर कोई खवातीन है, उनकी सिंगल ओनरशिप है, कि जिनका हमने पूरा सुराग लगाने की कोशिश की, उनका कोई आगे पीछे का पता नहीं चल रहा कि वो कौन है। कई ऐसे भी हैं कि जो जब नेटो के ट्रक चलते थे तो उस टाइम एक बंदा ड्राइवर था, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब जो है वो इधर है भी नहीं कि बिरूने मुल्क चला गया। तो बनता है फिर। तो कई चीजें हैं कि जो अभी हम एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि ऐसे हैं कि जो कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ। फखर के पास चलते हैं। अच्छा चले, फखर से पूछ लेते हैं। फिक्टिशियस नेम्स हो, मतलब इस किस्म का, हम दुबई से मतलब हम प्रॉपर्टी लीक्स की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वहाँ उनको सेटिस्फाई करने के लिए तो सब कुछ होता ही है, पेपर वर्क भी होता है, एवरीथिंग इज डन, बट यू थिंक कि कुछ फिक्टिशियस नाम भी होंगे इन लिस्टों में? मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 24,503 प्रॉपर्टियां, जिसमें 17,000 प्लस पाकिस्तानी इंडिविजुअल हैं जिन्होंने ली हुई हैं। मतलब सारे रियल पर्सन्स हैं।
इसमें जिस तरह उमर चीमा साहब ने भी शुरू में बताया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी 25,000 जो है वो माहाना तनख्वाह है, लेकिन वो 50 लाख का जो है वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो ऐसे बेशुमार कैरेक्टर्स होंगे। देखिए, हमने तो जो मेन फोकस था, एक तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स है या बिजनेस कम्युनिटी है या इस तरह के जो नॉन वो होते हैं, उसमें ऐसे भी हैं जो खासतौर पे अगर हम टॉप 100 जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तानियों की, उसमें शायद हम हार्डली 5 से 10 ऐसे लोग होंगे जो कि वेल नोन होंगे। बाकी जो 90 उसमें होंगे टॉप 100 में, वो ऐसे हैं जिनके हमने नाम नहीं सुने हुए। तो ऐसे बेशुमार किरदार हैं इस डाटा में। देखें, 17,000 जो पाकिस्तानी हैं उसमें ऐसे बेशुमार ऐसे फिक्टिशियस कैरेक्टर्स भी होंगे जो कि इस तरह की जो प्रॉपर्टीज के ओनर्स हैं। अच्छा फ़खर, बहुत लोगों का इंटरेस्ट है क्योंकि हम देखते हैं भारतीयों की भी बहुत बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज सामने आई हैं। वहाँ सेलिब्रिटीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ओन करते हैं। उनके जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे यहाँ भी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ हैं, अदरवाइज शो बिजनेस सेलिब्रिटीज़ हैं। सो डिड यू कम अक्रॉस एनी नेम्स अमंग्स देम अगेन डिक्लेयरिंग, यहाँ पे मेंशनिंग कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इलेजिटिमेट मीन से पैसे बनाए हैं, बट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी होती हैं प्रॉपर्टियाँ। बिल्कुल होती हैं। अच्छा, मैंने 1-2 क्रिकेटर्स जो है उनके नाम जो है वो कोशिश की सर्च करने की, वो मुझे नहीं मिले। ज्यादा का मेरा फोकस सेलिब्रिटीज की तरफ नहीं था, मेरा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ था। लेकिन ये कल मुझे काफी सारे जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तरफ से भी ये पूछा गया है कि क्या कोई सेलिब्रिटीज या कोई जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके हवाले से वो हो। तो ये क्योंकि हम इनिशियल वो थी, उसके बाद ये डाटा की फर्दर भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसमें और बेशुमार नाम आने हैं। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें कोई ऐसे सेलिब्रिटीज के नाम आए, कोई स्पोर्ट्स पर्संस के नाम आए। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो नाउ यू आल्सो हैव आइडियाज टू व्हाट टू लुक फॉर। बिल्कुल उमर, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यू आर स्टिल वर्किंग एट इट। मतलब अभी ये लिस्ट जो है ये 17,000 प्लस लोगों पाकिस्तानियों पे नहीं रुकी, आप लोगों को लग रहा है द लिस्ट गोज ऑन? हाँ जी, इनके इसमें होगा। अच्छा, और ये जो आप पहले एक सवाल कर रही थी ना फिक्टिशियस नेम का, अगेन फिक्टिशियस नेम वही हैं जो बिनामदार हैं। बेसिकली उनके जो डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं वो उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हुए हैं कि अगर कोई किसी का पीएन है तो उसके नाम पर भी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसके नाम पर पासपोर्ट तो बना हुआ है। पासपोर्ट या ये डिटेल्स तो वो लेते हैं जिसकी बुनियाद पे आगे वो प्रॉपर्टी बाय करते हैं। तो इवेंचुअली यही तलाश करना होता है कि ये कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन है। तो वो है। बाकी ये 17,000 नाम है, इसके अलावा भी और आ जाएंगे। और मेरे ख्याल है कि ये जो दुबई के हवाले से हम बात कर रहे हैं, दुबई एक अच्छी डेस्टिनेशन है। और ये वाले काम जो दुबई में हम बात कर रहे हैं, ये पहले ये फोकस लंदन पर होता था, न्यूयॉर्क पर होता था, उधर अभी भी है। लेकिन ये है कि इस तरह का जब कोई इन्वेस्टिगेशन आती है उससे ये इश्यूज हाईलाइट होते हैं कि अगर कोई लॉ है और उसमें कमजोरियां हैं और फैटिफ की जिस तरह की रेगुलेशंस हैं, उसकी वजह से उम्मीद है कि इसमें को बेहतरी भी आएगी। अच्छा, क्विकली ब्रीफली बहुत ही ब्रीफली उमर, आप भी बता दें कि अगर हुकूमत कुछ करना चाहे कार्रवाई, मतलब हमने कहा जहां ये मामला इलेजिटिमेट नहीं है, डिस्क्लेमर हम बार बार दे रहे हैं, वहां मामला बहुत से मामलों में इतना सादा भी नहीं होता। अगर कुछ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं तहकीकाती इदारे। देखिए, मैं तो कहता हूं कि इन्हीं से शुरू कर लें कि जो लोग जिनके हमने नाम लिए हैं, मैं इस चीज पर हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं करता कि इनके साथ डाटा शेयर किया जाए। माजी में हमने जितनी दफा डाटा इनके साथ शेयर किया है वो बिल्कुल किसी इस्तेमाल में नहीं आया, कोई पॉलिटिकल टारगेटिंग के अलावा। जितने लोगों के हमने नाम दिए हैं और ये जितने दावेदार हैं कि हमारी हर चीज डिक्लेयर्ड है, पहले तो इनसे मंगवा कर देखें। हमने तो जर्नलिज्म में सीखा है कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। हम सिर्फ इस बात पे नहीं जी कि उन्होंने कह दिया जी हमने डिक्लेयर कर दिया है, कोई बंदा आके हमें पूछे यार वो तो कह रहे हैं डिक्लेयर कर दिया, आप और बताएं। मतलब सबूत दे दें साथ में डिक्लेयर कर दिया है तो डिक्लेरेशन दिखाना कितना मुश्किल काम है। इट्स नॉट इनफ कि आप बस कह दें जी हाँ इट्स डिक्लेयर्ड। थैंक यू उमर, और इस बारे में फखर आपसे भी हम फिर अब सीरीज ऑफ शोज होते रहेंगे, तो बातें चलती रहेंगी। दिस वाज द एपिसोड 1 बट इंटरेस्टिंग नो ऑफ प्रॉपर्टी लीक्स। अब्दुल्ला, जल्दी से अभी बताएं लाइव टीवी पे कि अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करें। नहीं, कुछ नहीं होगा। बड़ा ही अफसोस हुआ, कोई झूठे मुंह ही कह देते कुछ है। मतलब कुछ नहीं है हमारे पास। ब्रेक ले लेते हैं इसी बात पे।
वेलकम। हमें बड़े मैसेजेस आ रहे थे प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कि जी इनका भी नाम होना चाहिए, तो उनका भी अभी जिस तरह के हम अपने बात कर रहे थे सहाफ़ियों से, वो कह रहे थे भी और बड़े नाम आएंगे। 17,000 नाम है ऑलरेडी, सोच लेना कि कितने। उसमें से बहुत से सामने आ गए हैं। अभी ये सिलसिला चलता रहेगा, अभी तो इसकी एक किस्त आई है। अच्छा, इन द मीन टाइम कुछ और बातें जो हम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात कई दहाइयों से कायम हैं और हमेशा से ही दोस्ताना रहे हैं। जर्मनी यूरोप की एक मरकजी मार्केट है और पाकिस्तान बहुत कुछ पैदा करने वाला मुल्क है, तो नेचुरल सी बात बनती है कि इन दो ममालिक के दरमियान बिजनेस भी बड़ा तगड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। हमने देखा अच्छा, नहीं अब ऐसा है नहीं, या फिर ऐसा मतलब अच्छा बिजनेस है एंड वी आर लाइक अनअवेयर ऑफ इट। ये सब कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे। वजारत इक़्तिसादी उमूर के तहत कायम होने वाली जर्मनी की जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल या अब्रॉड के CEO पाकिस्तान में मौजूद हैं एक मरतबा फिर, और उनका नाम है मिस्टर ओलिवर ऊम्स। एंड इनका साथ देते हैं पाकिस्तान को जो हेड करते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स को जो हेड करते हैं, मोहम्मद उस्मान, और ये दोनों हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं। वेलकम मिस्टर ओलिवर, इट्स गुड टू हैव यू ओवर इन द स्टूडियोज। First of all, I think it would be good because we would like to know whether we have some strong business connections with Germany at the moment, or that is what you are trying to create. Well, actually, there's already a strong business bond between Pakistan and Germany. For us Germans, we are world champion in exports. It's one of the very few countries where we have a negative trade balance, which means we are importing more from Pakistan than we export, and this is quite unique. And if you look into trade statistics, Pakistani trade statistics, Germany is one of the largest export destinations of Pakistani exporters, currently number 5 or number 6. So what is that the world is getting from Germany and we are not getting, and we just, which is good, we are exporting our products, which must be textile and agricultural products, but what is that we can also get from Germany that the rest of the countries are getting? Well, Germany is strong in exporting not only nice cars but also machinery and other investment goods, and that's pretty much, let's say, the bulk of German exports to Pakistan. Machinery, investment goods, especially for the manufacturing industries, so processing machinery. This is strong. It's a strong, let's say, asset. The Pakistani exporters obviously needs to manufacture world-class textiles, but also other products. And I have to correct you a bit. It's not necessarily about agricultural products, but there's a good deal of Pakistani manufacturers serving hospitals, clinics in Germany and Europe, especially with instruments, steel surgical instruments. That is like also the ones that are Salford actually is very popular. Our major export as well. We should not forget, of course, that the football sports World Cups, and we have the European Championship coming up. All the beautiful footballs are coming from Salford. Actually, these are the very obvious things that we can think of. But since you've been here, you've been coming to Pakistan a lot. You must have, been around. So, what avenues have you identified that these are the industries, these are the places that we could do trade in? Well, we started to deeper dive into bilateral trade relations some 3-4 years ago. In the meantime, we have seen quite a good number of Pakistani manufacturing companies, and I'm continue to be impressed by the high standards that these companies are applying. Textiles, that's a no-brainer, but we have fantastic Pakistani manufacturers in pharmaceuticals, some chemical industry, and last but not least also in metal aluminium processing. And this is very interesting for us. We have very high energy costs in Europe, especially in Germany. So German companies are looking to places not necessarily in Asia, but very often in Asia, where they can manufacture these energy-intensive parts, spare parts for automotive. They're manufacturing hubs. They're looking for to establish their manufacturing plants. Exactly, maybe. and we have seen really impressive manufacturing sites here in Pakistan. What's missing a bit is, let's say, the reputation of Pakistan as a place for manufacturing. So typically, German importers are looking towards China nowadays. They try to diversify. But I think we all need to work together to change this perception. And that's why you're here as well. And so, Usman is of course assisting you as well. Usman, बताएं कि किस तरह आप भी, क्योंकि आपको भी हम एज अ फॉरेनर ही चले ट्रीट कर देते हैं, आप पाकिस्तान में तो रहते नहीं हैं, लेकिन किधर आप कौन सी इंडस्ट्रीज देख रहे हैं? कुछ तो आपको पता ही है, तो आप इनको साथ लेके भी जा रहे हैं, मीटिंग्स भी करा रहे हैं. How is it turning out?
कुछ प्रोग्राम्स हैं जर्मन गवर्नमेंट के जिनको हम डायरेक्टली ओवरसी कर रहे हैं, उसमें हमारा ज़्यादा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे भी है। पाकिस्तान में आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ रियली गुड टॉपिक व्हेन वी डिस्कस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड रिन्यूएबल एनर्जीज। So renewable energy, and also I think when we talk about renewable energies, most importantly Pakistan mein I think we lack a bit of infrastructure in energy. जो पाकिस्तान में ग्रिड है, I think it's been since ages उसको अपडेट वगैरह इतना नहीं किया गया। सो आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल कि जर्मन कंपनीज स्पेशली SMEs जो हैं वो अपना एक रोल प्ले कर सकती हैं। ऑन द अदर वे राउंड आई थिंक कि पाकिस्तानी जो SMEs हैं उनको भी इतना एक्सपोजर नहीं मिला यूरोपियन मार्केट्स में। सो आई थिंक ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है पाकिस्तान की, लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं पे खासतौर पे अगर SMEs की ही बात हो रही है तो हाउ देयर सो मेनी, मतलब किस तरह आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये काम अच्छा चल सकता है? कौन से सेक्टर अनटैप्ड हैं आपको लग रहा है? जर्मनी से पाकिस्तान में या पाकिस्तान से जर्मनी? पाकिस्तान से। आई थिंक टेक्सटाइल तो एक मेजर ब्रांड है पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान की एक्सपर्टीज भी हैं। बट हम क्या जर्मनी से टेक्सटाइल पे उतना काम कर रहे हैं? आई थिंक वैल्यू एडिशन इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी। जब तक पाकिस्तान वैल्यू एडिशन नहीं करेगा अपने बेसिक प्रोडक्ट्स में, इवन इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक मैंगोज ना, जो पाकिस्तान से जाते हैं यूरोपियन मार्केट्स में, वो सिंपल मैंगोज जा रहे हैं, बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ इट, लाइक मैंगो के वैल्यू एडिशन करके आप कितने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। हमने दुनिया को करते हुए देखा भी है। मिस्टर होम्स, जस्ट वंडरिंग एंड क्यूरियस, वी कीप हेयरिंग फ्रॉम आवर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स दैट दे आर ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर डिफरेंट नेशंस to do trade with Pakistan, to do business with Pakistan. Wondering if there has been any ease. If there has been any change, if it is that easy as they claim, that you know we have almost made a one-stop shop and you can get many things done that way. I think institutions are okay. They have been improving in terms of performance recently. They're very open-minded, easy to talk to, also for us, but also for our potential investors. That's the good news. What has been rather difficult in the past has been trading across borders, especially to secure payments. Obviously, there's shortage of forex, or there has been at least. Yes, this made it very worrisome for German exporters to serve Pakistani clients and then get the money back. But it also made it worrisome for German investors operating here to get the dividends out to the country. And this has been spreading in Germany. It's not the right kind of news that we need. Of course. But we need. But the situation has been better let's now. say, yes. To leverage on bilateral business relations. It has been improving indeed. Yeah. So once again, we see institutions are moving into the right direction. We would love them to be even more active in Germany, because at the end, it's also about branding and marketing, as I mentioned. And if you have an idea, अगर आपको लगता है आप जर्मनी में कोई कुछ ला सकते हैं या आपको कुछ भेज सकते हैं, तो I guess people can get in touch with you on LinkedIn or so. Definitely. Right? Okay, चलो ये ऑप्शन भी है। Well, best of luck to both of you. Enjoy your trip and stay, and we are hoping that it's fruitful for both the countries. तो ये बड़ी आपने अच्छी बात की है कि ये बता दिया है कि इनको कांटेक्ट भी किया जा सकता है कि इफ़ यू थिंक कि आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है या कोई चीज़ है जिससे अच्छा ट्रेड हो सकता है विद जर्मनी। और मोहम्मद उस्मान, राइट? सो आप इनको लिंक्डइन पे सर्च कर लें, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, यू कैन गेट इन टच एंड देन यू कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। हम अभी ब्रेक ले रहे हैं। वैसे अब्दुल्ला, बाकी आपकी प्रॉपर्टी वेलकम बैक भाई। कल हमने आपको पता ही है, पहले ही बता चुके हैं, 3 T20 मैचेस की सीरीज जीत ली है। 6 विकेटों से आयरलैंड को शिकस्त देकर हमने कामयाबी हासिल की है। कुछ परफॉर्मेंसेस काबिल जिक्र रहीं। अब कितनी गेंदों पर बाबर ने 75 बनाए, ये हम राय लेंगे सिकंदर बख्श से, क्योंकि उनके पास जरूर राय होगी। और सही यानी हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। थैंक यू सिकू एंड थैंक यू याया। सिकू, हम आपसे तो शुरू करते ही हैं आज, इसलिए याया से शुरू कर रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग आउट इन द गार्डन फॉर अस एज वेल। आई नो थोड़ी धूप है, इतना ज्यादा धूप है, हम आपको जरा जल्दी फारिग करने की कोशिश करेंगे। सो याया, कल के मैच की ओवरऑल परफॉर्मेंसेज और स्ट्रैटेजी कैसी लगी आपको? सबसे पहले तो अब्दुल्ला और हुमा अस्सलाम वालेकुम, सिकंदर बख्श अस्सलाम वालेकुम। और नो डाउट
जीत जो होती है उसके बहुत ज्यादा लोग दावेदार होते हैं और पाकिस्तान टीम को आईसीसी वर्ल्ड कप T20 से पहले आयरलैंड के खिलाफ इस जीत की शिद्दत से जरूरत थी। उस वक्त जब हम पहला मैच गैर मुतवक्के तौर पर डबलिन में हार गए थे और अगले दोनों मैचों में हमने टारगेट चेस करते हुए कामयाबी को गले लगाया और पाकिस्तान टीम के लिए कप्तान बाबर आजम और रिजवान ने एक बार फिर एक अच्छी इनिंग खेली और पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग थी उसने भी अच्छा रिस्पॉन्ड किया। लेकिन उसके साथ साथ अब भी इस जीत के बावजूद बहुत से ऐसे हमारी टीम के मसाइल हैं जिनको अभी हल होना बाकी है और बिफोर द वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम के लिए इंग्लैंड से मुकाबला करना एक कड़ा और चैलेंजिंग इम्तिहान होगा। बट वर्ल्ड कप से पहले वो जो हमारा ओपनिंग स्लॉट का मसला है, साइम अयूब का स्टिल मौजूद है। बाबर आजम अच्छा खेले और बाबर आजम ने छक्के भी मारे हैं और पाकिस्तान टीम को मिडिल ओवर में जिस तेज अंदाज में रन्स करने की जरूरत थी वो भी पाकिस्तान टीम का मसला किसी हद तक हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पांच छक्के और 6 चौके मारे हैं बाबर आजम ने, टू बी प्रिसाइज 42 गेंदों पर 75 रन बनाए। जी सिकंदर, बाबर से तो माशाल्लाह जबरदस्त परफॉर्मेंस की तवक्को होती ही है और पिछले मैच में ऑल्दो ही कुडंट बट यस्टरडेज इट वाज हिज डे। या देखो अब्दुल्ला और हुमा, ये करंट अफेयर का प्रोग्राम है, ठीक है। पिछले मैच में हुमा ने मुझसे पूछा क्या फर्क था मैंने पिछले प्रोग्राम में तो उस दिन का जो सिचुएशन थी, करंट अफेयर था, वो बता दिया। आज का करंट अफेयर ये है कि उसने बहुत अच्छी बैटिंग कर ली, ठीक है, 75 रन किए। मगर मेरा एक सवाल है, क्या हमने इस आइलैंड के टूर से कोई फायदा उठाया? हमारे पास इस वक्त 5 लड़के ऐसे हैं, उस्मान, इरफान, इब्रार, हारिस, सलमान अली आगा। हमने इनको एक गेंद खेलने नहीं दिए, एक गेंद। यानी कि हमारी टीम जो है 11 खिलाड़ियों पे मुश्तमिल नहीं है, हमारी टीम सिर्फ 3 लड़कों पे मुश्तमिल है। एक है रिजवान जिन्होंने सारे वक्त बैटिंग की, एक है बाबर, तीनों मैचों में उन्होंने बैटिंग की, एक है फखर जिन्होंने कल के मैच में बैटिंग नहीं की, वो करते। उसके अलावा उन्होंने किसी को चांस नहीं दिया, आधा चांस उन्होंने आजम को दिया। मेरे भाई अब्दुल्ला, मैंने पहले ही बोला था कि इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस्तेमाल करें। आपने फिर पहला मैच हार गए तो पता नहीं प्रेशर बढ़ गया तो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, ये भी तो होता है ना। यही होता है, ये है जो नहीं, हमारा रोना ये कि एक मैच हार जाते हैं तो सारा चीजें बदलते। एक अच्छा कप्तान, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो टीम को चला रहा है, उनको चाहिए था जो आपकी मिडिल ऑर्डर है जो फेल होती है उसको आप प्रैक्टिस कराते ना। आजम को ज्यादा खेलने देते, आपने उसको 18 गेंदें, उसने जो है टोटल आजम ने 18 गेंदें खेली है पूरे 3 मैचों में 18, और इफ्तिखार ने सिर्फ 19 गेंदें खेली है। इफ्तिखार की तो अक्ल की मैं उनको इतना पसंद करता हूँ, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा भाईजान इस चीज को इस्तेमाल करें, इसको अक्ल कहते हैं कि जब आप आजम छक्के मार रहे हैं आपको मारने की क्या जरूरत है, आप नॉट आउट आ जाएं, सिंगल लें। ये चीजें सीखने की हैं। आपके इमाद जो आपके मिडिल ऑर्डर में रन्स करेंगे, उन्होंने सिर्फ एक गेंद खेली है 3 मैच, वो 3 मैच खेले सिर्फ एक गेंद, और उसके बाद शादाब ने सिर्फ एक गेंद खेली है। आपने अपनी मिडिल ऑर्डर को तो प्रैक्टिस ही नहीं कराई। यानी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 3 प्लेयरों पे खेलेगी, वो है बाबर, रिजवान और फखर। वैसे सिकंदर, आप ऊपर से नॉट आउट रहते हैं तो नीचे वालों की बारी नहीं आती ना सिकंदर। अच्छा सिकंदर हैज अ पॉइंट देयर। आप नीचे आ जाए ना, मैं तो कब से कह रहा हूँ भाई, मैं कब से कह रहा हूँ आप तो कह ही रहे हैं कि रोटेशन भी करें, ट्राई भी करें, नीचे आ जाएं भाई। एक चीज मतलब हम बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि चलो हम जीत गए, और एक खौफ भी था कि कहीं आयरलैंड से हार ना जाए पूरी सीरीज, लेकिन हदफ देखें क्या 179 हमने उनको बनाने कैसे दिए। तो दिस नीड्स टू बी क्रिटिकली एनालाइज्ड एज वेल। जीतना एक चीज होती है बट किस तरह जीतना इज अनदर थिंग। हाउ आर वी लेटिंग अ टीम लाइक आयरलैंड मेक 179 अगेंस्ट अस? देखिए उमा, एक बात तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि T20 फॉर्मेट में कोई बड़ी टीम नहीं है और कोई छोटी टीम नहीं है। आयरलैंड हो, अफगानिस्तान हो, या बांग्लादेश हो, या फिर स्कॉटलैंड हो, या कनाडा हो, कोई टीम भी आपको छोटी नहीं लगेगी। आप स्ट्राइक रेट जाकर देखेंगे ना तो एसोसिएट मुल्कों के खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट आपको सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। मेरे लिए कोई हैरानकुन बात नहीं थी पाकिस्तान आयरलैंड से पहला मैच हारा, क्योंकि T20 क्रिकेट में आपको वापस आने का कोई मौका नहीं मिलता है। टेस्ट क्रिकेट को सेशन बाय सेशन खेल कहते हैं, वनडे क्रिकेट में आप वापस आ सकते हैं। T20 क्रिकेट में अगर आपने गलती कर दी तो बहुत मुश्किल होता है आपका वापस आना। पाकिस्तान टीम ने बाउंस बैक किया, बाबर आजम ने रन किए, रिजवान ने अच्छी फॉर्म का मुजाहरा किया,
ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छी बात है। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। ये जो आप सवाल उठा रही हैं कि पाकिस्तान ने 193 करवा दिए सेकंड मैच में, आमिर और शाहीन आफरीदी के 8 ओवर में 93 रन बने, कल कुछ 85 रन बने हैं हसन अली और उनके साथ अब्बास आफरीदी के 7 ओवर में। तो देखिए हसन बैट्समैन नहीं था वैसे। एग्जैक्टली, ये भी सवाल है कि हसन अली तो आपको जी हाँ, मैं आपको इस बात का जवाब दे रहा हूँ हुमा और अब्दुल्ला। बात दरअसल ये, इस बात को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान रोटेशन पॉलिसी के तहत ना आयरलैंड में खेलेगा ना पाकिस्तान इंग्लैंड में खेलेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए ट्राई एंड टेस्टेड सीरीज थी और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले जिस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना है, पाकिस्तान जी बाबर ने ये कहा भी था इनफैक्ट। बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं, आपने कुछ 8 मैच खेल लिए हैं, 5 मैच न्यूजीलैंड की सीरीज और 3 मैच ही आयरलैंड की सीरीज। 1 मैच बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हुआ है। आप पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर सवाल उठा रही हैं उमा, तो आपको इस हकीकत को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो 8 मैच अब तक हमने खेले हैं 2 सीरीज में, जिसमें 1 मैच बारिश की वजह से वॉश आउट हुआ है, 7 मैचों में हम 4 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं। और जो 4 मैच आप जीती हैं हुमा, आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप बॉलिंग की वजह से जीती हैं। उन 4 मैचों में 3 मरतबा शाहीन शाह आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। कल के मैच में भी 10 रन फी ओवर की औसत से आयरिश टीम बैटिंग कर रही थी और इसको 14 रन देकर 3 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं कल। तो हिज परफॉर्मेंस वाज इमैक्युलेट, There's no doubt about it. करना चाहिए कि इमाद नए बॉल के बॉलर हैं, आप उनसे नया बॉल नहीं करा रहे। कहीं भी उन्होंने क्रूशियल टाइम पर पाकिस्तान को 3 ओवर में 1 विकेट लेकर दी, रन रोके। शाहीन शाह आफरीदी ने उस वक्त आपको विकेट लेकर दी। लेकिन यह मसला ये है कि जितना भी अच्छा खेल रहे हो 20 ओवर्स में से 4 ही करेंगे ना, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। तो 4 मैचों में 3 मैन ऑफ द मैच, और क्या चाहिए आपको? अच्छा जी, अब सिकू आप ये बताएं, हमारे मसले बाज बरकरार हैं। हम शाहीन की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। कल के मैच में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, ऐसा लग रहा था वो उनका जो कलर है वो वापस आ रहा है, आ गया है इनफैक्ट। और हम बाकी उनकी परफॉर्मेंस का भी जिक्र कर रहे हैं। हमारा ओपनिंग का मसला अभी तक बरकरार है, साइम अयूब का भी जिक्र कर रहे थे याहिया। हम यहां से चलें, आइडेंटिफाई कर लेते हैं अभी तो जो मसले हैं, हाउ कैन वी एड्रेस देम, जो हमें इस सीरीज में नजर आए। देखो, जो बॉलिंग का मसला है ना, किसी एक बॉलर की शामत जरूर आई। पिछले मैच के अंदर शाहीन की शामत आई थी, मगर अगले मैच में उसने आके जबरदस्त बॉलिंग की और उसने मैन ऑफ द मैच ले लिया। फिर हसन अली की शामत आ गई। तो ये जो T20 में जो बैट्समैन होता है ना, वो किसी एक को घेरता है, किसी एक का बुरा दिन होता है, उस पर रन्स बन जाते हैं। ये कहना कि हम उन्हें 100 पे आउट कर दें, ये बिल्कुल ही मतलब अजीब सी बात है। ऐसा नहीं होता। 150-60 रन बनते हैं, कभी कभार होता है। मगर बॉलिंग के अंदर आपने इब्रार को तो खिलाया ही नहीं। अभी आप जाएंगे, स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी मेरे भाईजान। मतलब ये कि हम इससे वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं कर रहे, हमने तो अपने प्लेयरों को तैयार किया ना। आपके ओपनिंग का मसला जो था, आपने एक UAE से बंदा मंगवाया है जो कि आपको आके पानी पिला रहा है। यार उसको खिला देते, देख तो लेते, वो ऊपर जाकर अच्छा खेलता है। साइम तो फेल ही हो रहा था ना। साइम ने कितने रन किए हैं अगर आप देखें तो मैंने साइम ने 65 रन किए 3 मैचों में। उसने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, वो बिल्कुल नहीं सही खेला। आप उसको चेंज कर देते आखिरी मैच में। आपको ओपनिंग का मसला मैं आपको ये बता दूं आज कि बाबर और रिजवान ही आपको वर्ल्ड कप में ओपन करते हुए नजर आएंगे। आई हैव अ डाउट कि असाइम खेले। मगर आपने मिडल ऑर्डर, जो कि हमारी मेन प्रॉब्लम है, उसको तो आपने प्रैक्टिस ही नहीं कराई। तो अक्लमंद आदमी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने देखे ना, उस्मान को बिल्कुल एक बॉल नहीं खिलाई आपने, इरफान, इब्रार, हारिस, आगा। तो फिर इनको आपने प्रैक्टिस ही नहीं कराई। ये टीम सिर्फ रिजवान, बाबर और फखर में चल रही है। अगर करा सकते थे तो फिर इसी सीरीज में करा सकते थे। या ये बात भी तो दुरुस्त है ना, आगे इंग्लैंड के लिए तो और चांस दे रहे हैं तो अबरार को भी दे देना चाहिए था। देखिए अब्दुल्ला, आपको इस बात को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। आप काफी दिन से सवाल उठा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हसन अली के ऊपर सवाल हुआ था, जो डाउट थे, अब वो क्लियर हो गए हैं। कल जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, वाज़ेह तौर पर लगा कि वो इस टीम के लिए फिट नहीं है। उनकी एहलियत, सलाहियत के ऊपर कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, बट वो इस टीम के लिए फिट नहीं है। आमिर जमाल, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि उनकी जरूरत थी, उनको होना चाहिए स्क्वाड के अंदर। लेकिन अबरार को क्यों नहीं खिला रहे आप किसी को बचा रहे हैं। अबरार खेलेंगे तो फिर शादाब किधर जाएंगे? आपने उसामा मीर को तो टीम से उतार दिया, आपने उसामा मीर को तो स्क्वाड में ही नहीं रखा। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी वाला काम हो गया है। अब अगर आप अबरार को रखेंगे, उनकी इस टीम में जगह बनती है, आपको उनके लिए जगह बनाना पड़ेगी। वर्ल्ड कप 2023 में भी आप शादाब को लेकर गए थे, आपको उनको ले जाकर बाहर बैठाना पड़ा था, और अब भी आप शादाब को ले गए हैं। आपके लिए ये आई ओपनर है कि 3 मैचों में आपने 1 मैच शादाब को खिलाया है, जिसमें उनके 4 ओवर में 52 रन बने हैं, और पहले मैच में हार के एक अहम मुहर्रिक उनकी बॉलिंग थी।
तो अब आप अबरार को नहीं खिला रहे, अब आपको नजर आ जाना चाहिए कि क्यों नहीं खेल रहे अबरार। अबरार खेलेंगे तो किसका पत्ता साफ हो। अच्छा, तो फिर तो ये तो ट्रेजेडी है वैसे, मतलब यहाँ पत्ते साफ होने या ना होने तो इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ तो पाकिस्तान टीम एंड विनिंग द वर्ल्ड कप शुड बी इम्पोर्टेंट। अच्छा, इफ्तिखार और साइम को भी खिलाया जा सकता था, पार्ट टाइम बॉलर्स तो वो भी हैं। साइम ने की है कल बॉलिंग। सो जी सिकंदर, मैं बार-बार आपसे बोल रहा हूँ, जी आपको अपने खिलाड़ियों को सही तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। इमाद वसीम और आमिर ने रिटायरमेंट क्यों ली थी? राइटिंग ऑन द बॉल है, उनको आप सही तौर पर यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। आमिर को एक मैच में मार पड़ी, आमिर ने फिर आपको विकेट लेकर दी। आमिर ने क्रुशियल टाइम पर अच्छी बॉलिंग की। चलें, अबरार की तो वजह आपने बता दी। शादाब को आपके मुताबिक जो है वो अगर सिक्योर कर रहे हैं तो फिर साइम का उस्मान को क्यों नहीं खिला रहे? देखिए, बात दरअसल ये, आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आप बार बार नाकाम होने के बावजूद 19 मैच हो गए हैं बिना 50 के साइम अयूब के। नो डाउट बाबर आजम पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है, रिजवान नंबर 1 बैट्समैन है, वो रन्स कर रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं, टीम की बैटिंग को उठा भी रहे हैं। लेकिन आप कितने मौके देंगे साइम अयूब को? किस हद तक आप उनको टैलेंट के आप अपनी प्लीज कुछ बात कर रहे थे, कंप्लीट योर थॉट्स, देन वी विल रैप इट अप। नहीं, देखें, साइम की जो बॉलिंग है उसमें उसने 8 की इकोनॉमी है, विच इज नॉट बैड। उसको ज्यादा बॉल कराने चाहिए थे, इसलिए कि देखें, आपको स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी। आपने बहुत बड़ी ज्यादती कर दी। ये देखें, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान की टीम है ये 3 लड़कों पे मुश्तमिल और नीचे बॉलर्स के ऊपर है। बाकी बीच के लोगों को ना प्रैक्टिस कराते हैं ना उनको खिलाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपकी लिस्ट का नाम ले दिया। मेरे ख्याल से अब बाबर और रिजवान ही ओपन करेंगे। अंदर हो सकता है कि नीचे जो है सलमान अली आगा या उस्मान को खिलाकर इंग्लैंड के खिलाफ वो उनको भी देख लेंगे। और उनको रिक्वेस्ट कर करके थका हुआ हूं कि भाई बाबर भाई, आप बहुत बड़े बैट्समैन हैं, आप सारे मैच आप ही खेलेंगे, मगर कभी दूसरों को खेलने दो ताकि उनको भी तो प्रैक्टिस मिले। बॉटम लाइन ये भी है कि जब ये सारे जा रहे थे तो वहाब का ये भी कहना था कि मैं रोटेशन की पॉलिसी रखूंगा और उन्होंने ये पूरी बात की थी, लेकिन वैसा हम देख नहीं रहे। बिल्कुल नहीं, सही कह रही हैं आप, वहां पर किसी की नहीं चलती। आपने ये वर्ल्ड कप की टीम है भाईजान पाकिस्तान की, जिसमें 11 लड़के खेलते हैं। आपको हर एक को तैयार करना है। आप 3 लड़कों को तैयार कर रहे हैं। हर सीरीज में ये लोग खेलते हैं, हर सीरीज में रिजवान ऊपर जाता है, हर सीरीज के अंदर बाबर ऊपर जाता है, खूब दबा के रन करते हैं, रैंकिंग बढ़ाते हैं, मगर नीचे वाले किसी को प्रैक्टिस नहीं मिलती। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर, बहुत शुक्रिया आपका याया। दौरा इंग्लैंड भी तो अभी आ ही रहा है, जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो उसमें भी बात कर लेंगे। इसमें दौरे से ना वो दौरा पढ़ने वाला दौरा याद है। मैं आपसे और फिर बातें पूछना स्टार्ट हो दौरा इंग्लैंड। सो या काफी इंटेंस डिस्कशन हो गई। मूविंग ऑन, कुछ और बात कर लेते हैं क्योंकि वहां भी कुछ, बट वी डिड विन, यू नो। अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर पख्तूनख्वा की मालाकन डिवीजन और बलूचिस्तान के ज़िला चमन में जारी एहतजाज के बायस कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। सूबाई हुकूमतें और मुजाहिरीन को यकीनी बनाना है कि एहतजाज कानून के दायरे में रहे और अमन और अमान का मसला पैदा ना हो। सवात और मालाकंड के हम सेक्टर्स की बात करेंगे यहाँ पर कि सवात और मालाकंड में टैक्सेस और कस्टम एक्ट के खिलाफ मुकम्मल शटडाउन हड़ताल जारी है। तजारती मराकज़ और तमाम प्राइवेट स्कूल बंद हैं। ताजरों का मौक़िफ़ है कि ये इलाका दहशतगर्दी और सैलाब से मुतासर है, लिहाजा इलाके को टैक्स फ्री करार दिया जाए। आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी ने भी बहुत कुछ एक्चुअली किया है, जो कि हम आपको बता देते हैं। एक्शन कमेटी के मुतालबात की मंजूरी के बाद हालात कदरे संभलते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना को आज़ाद कश्मीर के हालात से आगाह किया और यकीन दिलाया कि एक्शन कमेटी से होने वाले मुआहदे पर अमल किया जाएगा। इनफैक्ट ये कहा है कि खुद भी बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर जो है वो जाएंगे और जाने का उन्होंने ऐलान किया। अब एग्जैक्टली उनका क्या कहना था, देखें। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने बहुत रेस्ट्रेंट से काम लिया, इसमें कोई शक नहीं कि इंसानी जाने गई, उसका हमें सबको अफसोस है। लेकिन बहरहाल आज ये तारीख ख़त्म हो चुकी है, तो मैं सदर आसिफ ज़रदारी साहब का, आप सबका, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का और तमाम ज़ुलमा का जो कल इस मीटिंग में मौजूद थे और सरकारी अफसरान का, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि ये मामला अब ख़त्म हुआ। मैं चंद रोज़ में मैं ख़ुद आज़ाद कश्मीर जाऊँगा और वहाँ पर मामलात को करीब से समझने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इसी रविश को हम प्रमोट करेंगे ताकि मुल्क के अंदर अमन कायम हो।
अच्छा, आपको ये भी बता दें कि चमन में मुजाहिरीन कई दिनों से धरना दिए बैठे हैं और गुज़िश्ता 10 दिनों से सरकारी दफातर और पाक अफगान शाहराह बंद है और दोनों मुल्कों में हर किस्म की तजारती सरगर्मियाँ जो है मुअत्तल हैं। मुजाहिरीन ने सरकारी दफातर पर भी ताले लगा दिए हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि उन्हें पहले की तरह पासपोर्ट और वीज़े की शर्त के बगैर सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आने जाने की इजाज़त दी जाए। तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अभी हम मुजफ्फराबाद कश्मीर की सूरत हाल सबसे पहले मालूम करेंगे। आरिफ उर्फी हमें मुसलसल आगाह रखे हुए हैं कई दिन से मुजफ्फराबाद और अतराफ की सूरत हाल से। आरिफ, कल से ही सिलसिला हम जोड़ेंगे। जब हमारी आपसे बात हुई थी आपने कहा था यौम सोग मनाया जाएगा, उसके बाद सॉर्ट ऑफ सूरत हाल नॉर्मलाइज हो जाएगी। अभी आप क्या इर्द गिर्द देख रहे हैं? क्या स्कूल खुले हैं, कारोबार रवा है, जिंदगी मामूल पर आई? इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौसम तो जैसा था वो बिल्कुल छट गया। बादल यूँ समझ लें कि वो जितने खौफ के नफरत के बादल थे छट गए हैं। लोग खुश हैं और सूरत हाल ऐसी है कि शहर में बिल्कुल अमन है, मामूल की ज़िंदगी गुजर रही है और स्कूल भी खुल गए हैं। जो दफातर हैं उनमें भी इस वक्त लोग जो है वो मौजूद हैं और सड़कों पे भी ट्रैफिक रवान दवा है, मंडियां खुल गई हैं और लोग मुतमईन तरीके से मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं। और वो जो एक बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ था खौफ का और वो तकरीबन वो बादल सारे छट गए हैं। चलें, ये तो अच्छा हो गया। अब ये बताइए, माशाल्लाह मुतालबात भी मान लिए गए और ज़बरदस्त रिलीफ भी मिला आवाम को, पर्टिकुलरली बिजली के बिलों पे। मतलब यहाँ कराची में हमें कुछ लोग कहते नजर आए कि भाई कश्मीरी चल के सेटल हो जाते हैं जितने कम बिजली के बिल हो गए। तो क्या लोग खुश हैं इस अपने मुतालबात के माने जाने पर ओवरऑल? दरअसल लोग बहुत खुश हैं। लोगों का जो है ना, अभी सुबह के वक्त लोगों से बातचीत हमारी हुई, मैक्सिमम लोग जो है ना वो इस बात को लेके बहुत खुश हैं कि एक ऐसा मामला जो बहुत अरसा पहले से उठाया गया था और आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा हुकूमतें हैं उन्होंने बिल्कुल नाअहली का सबूत दिया। तो अब हुकूमत पाकिस्तान और खुसूसी तौर पे जो पाकिस्तान के आला अदारे हैं उनकी इंटरवेंशन के साथ ये मामला जो है वो हल हो गया और लोग बहुत खुश और मुतमईन हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ। मतलब देखिए, सही चीज़ के लिए अगर निकला जाए घर से तो फिर बात भी बनती है। एंड दे गॉट व्हाट दे वर आस्किंग फॉर। मूविंग ऑन, जल्दी से एक और बात कर लें कि अडयाला जेल में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कल एक्सरसाइज की गई और इस एक्सरसाइज थी। अच्छा, रेंजर्स भी थे इसमें, बड़े लोग थे एक्चुअली। हमें तफसील बताएं। चलें, ठीक है। बाय द वे वो हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछेंगे तो हमें बताएंगे। शबीर, क्या हाल है आपका? अच्छा, हम यही एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं और क्या ये कोई रूटीन की एक्सरसाइज थी, किसी खास वजह से इस वक्त ये एक्सरसाइज की? क्योंकि टाइमिंग इज एवरीथिंग। तो ये बताएं क्या हो रहा है? जी, अडयाला जेल में जो हंगामी फर्जी मशकों का सिलसिला है ये कोई मामूली बात नहीं है, ये गैर मामूली बात है। पहली दफ़ा ये 11 मार्च को की गई थी रवां साल और उस वक़्त 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई थी मुलाकातों पर और इस दफ़ा इसका दौरानिया कम करके 3 दिन के लिए ये पाबंदी आयद कर दी गई है। और जेल के अंदर जो हाई सिक्योरिटी जोन्स है जहाँ पर जो हाई प्रोफाइल कैदी हैं वहाँ पर सर्च ऑपरेशंस बाकायदा किए जा रहे हैं और इसके अलावा रेस्क्यू 112, रेंजर्स, पुलिस, एलीट फोर्स और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे भी इन मशकों में शरीक है। और ये पाबंदी का इतलाक जो है 15 मई यानी आज के दिन रात 12 बजे तक ये रहेगा और अगर इसमें तोसी की जाती है तो वो आज ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल आज रात 12 बजे तक ये जो मशकें हैं और ये जो पाबंदियां हैं ये इनका इतलाक रहेगा। चलिए, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये भी बताइएगा कि पहले तो ऑब्वियसली सिर्फ खान साहब ही थे वहाँ, अब बुशरा बीबी भी अडयाला जेल में ही हैं, तो उन्हें कहाँ रखा गया? थोड़ी सी उनकी डिटेल दें, किस हाल में है, क्या खिलाया पिलाया जा रहा है? हाँ, ये चीज़ें में बड़ा इंटरेस्ट भी है और बड़ी बातें बाहर निकल रही हैं, तो आप बताएं कि क्या हो रहा है। हमें बताया गया है कि वो ख़वातीन बैरक में उनको रखा गया है और स्पेशल जो है कमरा उनके लिए बनाया गया है, तैयार किया गया है, अटैच बाथरूम है। और जेल ज़रा का कहना है कि जिस
बैरक में मरियम नवाज शरीफ दौरान कैद हुआ करती थी, तो उसी बैरक में बुशरा बीबी को रखा गया है। मेडिकल की सहूलत जेल में मौजूद है, अस्पताल में जेल में मौजूद है। कोई भी एमरजेंसी या किसी भी तरह का तिब्बी मुआयना हो तो वो फौरी तौर पर वहाँ हो सकता है। लेकिन चूँकि उनका जो जहर का मामला सामने आया था और उसके बाकायदा टेस्ट किए गए थे, और अब उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है अदालत से कि उनके ब्लड टेस्ट लिए जाएं। उनके उसके लिए शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम यूनुस को कहा गया है कि वो इनके ब्लड सैंपल लें। वो दरख्वास्त भी मंजूर हो गई है। उधर कल शबीर सुप्रीम कोर्ट के केस में इमरान खान के वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की भी बात की गई, तो क्या अडियाला में है ये फैसिलिटी? कैदी आमतौर पर क्या वीडियो लिंक के जरिए केसेस में पेश होते हैं, या दिस वुड बी एन एक्सेप्शन फॉर खान साहब? अभी तक इमरान खान अडियाला जेल से किसी भी अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए अपेयर नहीं हुए हैं, और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकाम दिए हैं, अब ये देखना है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपेयर होते हैं या नहीं है। लेकिन जेल ज़राए का कहना है कि अडियाला जेल में एक मरतबा वीडियो लिंक का टेस्ट किया गया था, लेकिन चूँकि अडियाला जेल में जैमर्स लगे होते हैं और वहाँ पे इंटरनेट का इशू रहता है, लिहाजा जो वीडियो लिंक के ज़रिए अपेयरेंस पेशी का जो मामला है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आते हैं, अब ये देखना है कि जेल इंतज़ामिया इस पर अपना क्या मौक़िफ़ देती है। शुक्रिया आपका शबीर, थैंक यू। बट कल वॉज अ यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनकी मुश्तरका एक एक्सरसाइज थी। पता है उसमें कौन थे? रेंजर्स थे, एलीट कमांडोज थे और पुलिस भी थी। एक फर्जी हमला नाकाम बनाने की कोशिश थी एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, इसीलिए प्रेपरेशन होती है ना इसमें। हम ले रहे हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी। हाल ही में कराची में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप हुई है, जिसमें मिस्र के मोहम्मद जकरिया ने कामयाबी हासिल की, जबकि दो कमसिन बहनें महनूर ने अंडर 15 और महविश अली ने विमेंस कैटेगरी में कामयाबी हासिल की है। एक बार फिर साबित किया है इन्होंने कि ये हमारा रोशन मुस्तकबिल है, और महनूर और महविश दोनों हमारे साथ हैं। वेलकम टू जियो पाकिस्तान गर्ल्स। क्या हाल है आप लोगों का? महनूर, आपसे बात शुरू करती हूँ। पहले तो बताएं इस स्पोर्ट में इंटरेस्ट कैसे आया है? ये बड़े इसमें बड़ी जान लगती है स्पोर्ट में। बैडमिंटन वगैरह भी लोग खेल लेते हैं, जो कि अच्छी टफ स्पोर्ट वो भी है, लेकिन स्क्वॉश इज मेजर स्पोर्ट। देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, फोर्स। किस तरह आपका इंटरेस्ट आया? मुझे बचपन से बहुत शौक था खेलने का, स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन और मतलब स्पोर्ट्स में। तो मैं स्कूल में भी रनिंग कॉम्पिटिशन और स्पोर्ट्स वाला तो मैं बहुत पार्टिसिपेशन करती। और फिर मेरे पापा भी एथलीट थे, तो फिर जब मैं भी इसमें स्टार्ट की तो फिर मैं भी साथ में। अच्छा, ये बड़ी की बात होती है जो आपने कहा ना कि बाबा भी एथलीट थे। जब पेरेंट्स स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो और कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर बच्चों का बड़ा अच्छा चांस होता है। हम देख तो रहे हैं आप दोनों को, लेकिन आप दोनों में से कौन बड़ी है कौन छोटी है? मानूर? महविश बड़ी हैं और मानूर छोटी हैं। सो महविश, आपका जर्नी भी इसी तरह शुरू हुआ। आप सबसे पहला बच्चा थी जिस पे बाबा ने तजर्बा करना शुरू किया? मैं मेरा भाई हम दोनों साथ हमने स्टार्ट किया स्क्वॉश, और स्टार्टिंग में तो हमें बहुत टफ लगा था क्योंकि हम खेल नहीं पा रहे थे, हम रैकेट को भी नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर साल 2 साल में हम सीखे, हमने स्विंग हमारी अच्छी हुई, हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हुई। उसके बाद फिर हमने प्रोफेशनल खेलना शुरू किया, और साल बाद फिर मालूम ने जब हमें देखा कि हम जीतते जा रहे हैं तो उसने हमारे साथ स्क्वॉश में एडमिशन ली। जबरदस्त। अच्छा, तो ये बताएं आपके कितने टूर्नामेंट्स अब तक आप लोग, चले महविश आपसे ही पूछ लेते हैं पहले, कितने टूर्नामेंट्स आप खेल चुकी हैं, कितनी विन्स आप हासिल कर चुकी हैं? हमने 50 से ज्यादा टूर्नामेंट्स खेले होंगे, 50 से भी 60 से भी ज्यादा टूर्नामेंट्स खेले होंगे। और उसमें भी फिर हमने शुरू में हम हारते गए कि हार से आप आगे जीतते हो, आप सीखते हो तो आप फिर आगे जीतते हो। तो मैंने बहुत से मैचेस हारे, बहुत अप डाउन हुए मेरे। अभी मैं इस वक्त आप इसलिए मैचेस हारी, मैं सीखी हूँ तो मैं आगे देखती हूँ, तो मैं फिर फाइनल तक कभी पहुंचती हूँ और जीतती हूँ। तो ये सब आपको
सीखने से आप आगे जाते हो। तो महानूर, आप भी अभी तक आप किससे ट्रेनिंग ले रही हैं? इज देयर अ प्रोफेशनल कोच जो आप लोगों ने हायर किया हुआ है? हर एक का अपना कोच है या फिर एक ही कोच है जो आप सबको सिखाते हैं? किस तरह ये सिलसिला चलता है? बिकॉज वी वांट कि आप माशाल्लाह यहाँ तो हमारी चैंपियन हैं ही, इंटरनेशनली भी आप इसी तरह आप रोशन करती हैं नाम, लेकिन अल्टीमेटली ओलंपिक्स तक जाएं फिर आप। हमारे कोच यासर है और हमारे अलग है, पापा है, और ये हमारे ड्रिल पार्टनर गेम में भी बहुत अलग से सेक्शन होते हैं, ड्रिल्स के होते हैं, ट्रेनिंग के होते हैं, कोचिंग जिसको आप कहते हैं, और फिजिकल अलग होता है, इसके लिए हमें अलग अलग जो होते हैं कोचेस चाहिए होते हैं। और स्क्वॉश में तो हमारी लेगेसी बड़ी स्ट्रांग है। एब्सोल्युटली, वो तो किसको आप लुक अप टू करती हैं? महानूर, आप बता दें, और किसी को तो फॉलो करती होंगी माशाल्लाह, चैंपियंस की तो कमी नहीं है इन द कंट्री ऑलरेडी। तो किसको आप देखती हैं, जिनके मूव्स आप देखती हो, जिनके स्ट्रोक्स, हाउ डू यू, किसको आप एम्यूलेट कर रही हैं? अभी मेरी जो आइडल प्लेयर्स हैं वो तो वर्तमान थे, लेकिन अभी जो है, अभी मेरी है टॉप 10 की जो जितनी भी लड़कियां जैसे वो खेलती हैं, मैं वैसे बहुत ट्राई करती हूँ उनकी शॉर्ट कॉपी करूँ, उनकी ट्रेनिंग करूँ। तो मतलब जारी है हमारा, अभी जूनियर है, इंशाल्लाह जब सीनियर में जाएंगे तो इंशाल्लाह हम भी टॉप 10 में बढ़ जाएंगे। जी महविश, आप बता रही थी? मेरे तो मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को ज्यादा मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ और मैं खुद से भी सीखना चाहती हूँ। और आपको लगता है कि हमारे यहाँ वो तरबियत और वो ट्रेनिंग मौजूद है जो हमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कम्पीट करना है ज़ाहिर है अल्टीमेटली, सो वी आर एट द सेम लेवल? हमें ट्रेनिंग चाहिए, फैसिलिटीज बहुत मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम लोग बाहर टूर्नामेंट जाते हैं और बाहर देखते हैं कि उनके लिए इतनी फैसिलिटीज हैं, तो वो मैं कहूँगी हमारे पास होती तो हम भी इनसे अच्छा होते। ट्रेनिंग हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इस तरह ट्रेनिंग करें, सब कुछ प्रोफेशनल करें, लेकिन जैसे बाहर ज्यादातर प्लेयर्स को बाहर स्पॉन्सर देते हैं, वो लोग बाहर जाने वाले बच्चे राइट। अच्छा मानूर और माविश, आप दोनों का कॉन्फिडेंस देख के हमें बड़ा यकीन है इंशाल्लाह कि आप बहुत आगे जाएंगी, और यू आर यंग, so there's a long way to go. हाँ, there's a long way to go, there's a lot of time, but आप बड़ा अच्छा चल रही हैं, और लोकल एटलीस्ट स्क्वॉश सीन में तो आप छाई हुई हैं काफी। मुबारक हो to your parents as well, definitely. मानूर एंड महविश, हमारी स्क्वॉश चैंपियन गर्ल्स, ऑलवेज गुड टू मीट यंग गर्ल्स जो बड़े अच्छे विजन उनका बड़ा अच्छा हो, और एग्जैक्टली पता हो कि वो क्या करना चाहती हैं। एंड स्पोर्ट्स इज सच अ हेल्दी एक्टिविटी, तो हर किसी को किसी ना किसी स्पोर्ट में तो होना ही चाहिए। यस, ब्रेक के बाद मिलिए। हमने आपको बताया था चमन में भी कुछ प्रोटेस्ट की सूरत हाल है। पासपोर्ट और वीज़े की शर्त के बगैर सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर पाकिस्तान अफगानिस्तान आने जाने की इजाज़त का मुतालबा लिए चमन में मुजाहिरीन कई दिनों से धरना दिए बैठे हैं। मुतालबा देखिए कि दो मुल्क हैं और कह रहे हैं पासपोर्ट भी नहीं होना चाहिए और वीज़ा भी नहीं, जिसके बायस वहाँ निज़ाम ज़िंदगी मुतासर है, मगर डायनामिक्स ज़ाहिर हर इलाके के कुछ और होते हैं। कर रहे हैं नूर जमान अशरफ फ्रॉम चमन, उनकी सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, पाक अफगान सरहद चमन में बाबदोस्ती पर जो अब पैदल आमदरफ्त का तरीक़ाकार था साबिका, उसको मनसूख करते हुए पिछले साल 20 अक्टूबर से हुकूमत पाकिस्तान ने पासपोर्ट ट्रेवलिंग पॉलिसी का निफाज किया था, जिसके बस जो चमन के मकामी मेहनतकश और ताजर उसका रोज़गार और तिजारत मुतासर हुआ था। तो इससे मुतासरा हज़ारों मेहनतकश ताजर और दीगर सियासी जमातों, समाजी और कबायली लोगों ने इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनका मुतालबा था कि चूँकि इनका रोजगार मुतासर हुआ, इनके लिए मुतबादिल कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर ने जो धरना दिया था, वो धरना उन दिनों में गर्मियों से सर्दियों में मुंतकिल, और अब दोबारा जो है गर्मियों में मुंतकिल हो चुका है। एक हफ्ता कबल धरना के खिलाफ सिक्योरिटी एहलकारों ने जब कार्रवाई किया, तो इस दौरान शेलिंग और फायरिंग से 2 धरना मुजाहिरीन जांबाक हुए थे और मुतादिद धरना मुजाहिरीन जो थे वो जख्मी हुए थे। जिसके बाद पिछले 10 दिनों से चमन शहर में उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर
धरने और एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है। खासकर कोटा चमन शाहरा को मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त धरना मुजाहिरीन ने बंद किया हुआ है। इसी तरह पाक अफगान बॉर्डर बदोस्ती पर दो तरफा जो ट्रेड है उसको भी गुज़िश्ता 10 दिनों से मुअत्तल किया हुआ है। शहर में खौफ हरास का फिजा बन गया था। वज़ीर बलूचिस्तान में सरफराज बुख्ती की हिदायत पर कमेटी कायम की थी, जो कि वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगो और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक चिकज़ई पर मुश्तमिल जो उसमें वज़रा और दीगर आला सूबाई हुकाम शामिल थे। 2 रोज़ा चलिए जी, ये तो है चमन की सूरत हाल। थैंक यू नूर जमान। और 10 सवात मालाकट में टैक्सेस और कस्टम एक्ट के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल जारी है। तिजारती मराकज़, तमाम प्राइवेट स्कूल बंद हैं। अब ताजरों का मौक़िफ़ क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। वो कहते हैं टैक्स फ्री करार दिया जाए, क्यों? ये महबूब अली हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल हुमा और अब्दुल्ला, गुज़िश्ता रोज़ ताजिर बिरादरी की कॉल पर स्वात समेत मलाकन डिवीज़न के तमाम 9 अजला में शटर डाउन हड़ताल किया गया। ताजिर बिरादरी का ये कहना है कि चूँकि मलाकन डिवीज़न एक टैक्स फ्री जोन है और ये इलाका दहशत गर्दी, इसके अलावा सैलाब, ज़लज़ले और दीगर कुदरती आफात से मुतासर रहा है। अब हुकूमत ये प्लान कर रही है कि 1 जुलाई से यहाँ पर कस्टम एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट जो है वो बाकायदा नाफिज करनी जा रही है। ताजिर बिरादरी का ये कहना है कि चूँकि ये इलाका पहले से मुतासर इलाका है, यहाँ पर कारोबार न होने के बराबर है, तो फ़िलहाल यहाँ पर ये कवानीन जो है वो नाफिज नहीं करने चाहिए। साथ में इस हड़ताल को सपोर्ट करने के लिए जहाँ वकला जो है वो अदालतों में पेश नहीं हुए, इस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट में गौरा बेंच बार एसोसिएशन के वकला की भी अदालती कार्रवाइयों से भरपूर एहतजाज रहा, बाइकाट रहा। साथ में जो निजी तालीमी इदारों के सरबराह है उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान किया था और प्राइवेट तालीमी इदारे जो थे वो तमाम के तमाम जो है वो बंद रहे। ताजिर बिरादरी का ये भी कहना है कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालिबात पर गौर नहीं किया और खामखा यहाँ पर कस्टम एक्ट और साथ में जो दीगर कवानीन है वो नाफिज करने की कोशिश की, तो इससे आगे वो अपना एहतजाज जो है मुल्क की दीगर इलाकों तक भी एक्सटेंड करेंगे। महबूब अली, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सूरत हाल। अच्छा, एक ट्रिब्यूट रादर एक बर्थडे हमने विश करनी है टू द लिविंग लेजेंड बुशरा अंसारी साहिबा। मतलब इनके काम के जिक्र का आगाज कहाँ से शुरू करें? हम सोचते हैं कि इनको हम क्या कहें, एक्ट्रेस, कॉमेडियन, प्ले राइट, टेलीविजन प्रेजेंटर, सिंगर, होस्ट। और आज तक एक किरदार जो मतलब इन्होंने हर किरदार ही अमर कर दिया, लेकिन एक किरदार साइमा चौधरी का कभी लोग नहीं भूल सकते। वो बड़ा जबरदस्त था। इन एनी केस हैप्पी बर्थडे टू बुशरा आपा और हम आप लोगों से मिलेंगे कल।